Hello बच्चों, welcome to Pragvi Educations and today we will be talking about the previous year questions of the chapter Principle of Inheritance and Variation. Okay, पहला क्वेश्चन है The phenomena of pleiotropism refers to. It was asked in the year 2023. Phenomena pleiotropism का क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ two genes controlling a single trait. Okay, a single gene affecting multiple phenotypic expression. Okay, more than two genes affecting a single character and presence of several genes controlling a single crossing over. Okay, प्लियोट्रोपिज्म मेनली उसको कहते हैं जब आपका सिंगल जीन अफेक्ट करे या कंट्रोल करे मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन. ठीक है, वो कहलाता है प्लियोट्रोपिज्म. ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है वो आपका गलत इसलिए हो गया. प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ टू जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट, दैट इज नॉट करेक्ट. करेक्ट आपका सेकंड है मोर देन टू जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, तो यहाँ आपका पॉलीजेनिक आ जाएगा. और प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील, यहाँ आपका मल्टीपल एलिलिज्म आ जाएगा. तो इस वजह से बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए. 2023 में पूछा गया अगला क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय. ठीक है, जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करा गया था बिटवीन द जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम, किसके लिए? डिस्टेंस नापने के लिए बिटवीन द जीन, और उससे हम पोजीशन बता सकते हैं कि कहां पर कौन सा जीन लोकेटेड है. ये किसने पहली बार इस्तेमाल करा? ऑप्शन है सटन एंड बोवेरी. नहीं, सटन एंड बोवेरी ने दिया था क्रोमोसोमल, प्रपोज करी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. एल्फर्ड स्टर्टिवेंट करेक्ट आंसर है बेटा, क्योंकि यही थे, ये कलीग भी थे थॉमस हंट मॉर्गन के. इन्होंने ही फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके जीन मैपिंग करी थी. ओके, सो हैंकिंग क्यों नहीं है? हैंकिंग ने क्रोमोसोम्स एक्स बॉडी बताया था, गैमेटोजेनेसिस इंसेक्ट में देखा था, तो हैंकिंग वहां आते हैं. थॉमस हंट मॉर्गन आपके एसोसिएटेड हैं लिंकेज के साथ. Now the next question that was asked in the year 2022. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि if a color blind female marries a man whose mother was also color blind, ठीक है, what are the chances of progeny having color blindness? अगर ये कलर ब्लाइंड फीमेल मैरी करती है एक मैन को जिसकी मदर भी कलर ब्लाइंड है, तो क्या चांसेस होंगे प्रोजेनी के कि वो भी कलर ब्लाइंड हो? कलर ब्लाइंड फीमेल यानी कि इसको आप देखें, पहले तो जाने कि कलर ब्लाइंड जो है ये आपका डिसऑर्डर है एक्स लिंक्ड रिसेसिव. ऑलराइट, तो एक्स क्रोमोसोम पे हमें देखना है. फीमेल के पास दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स, और अगर वो कलर ब्लाइंड है तो दोनों पे स्मॉल सी हम लिख सकते हैं. ठीक है, कलर ब्लाइंड फीमेल वो शादी करती है, मैरी करती है ऐसी मदर थे जो कि वो कलर ब्लाइंड थी. अब इसको करते हैं एक्स सी हम मान लेते हैं कि इसकी मदर है स्मॉल सी. तो एक क्रोमोसोम किस में गया होगा? इसके बेटे में गया. ठीक है, तो एक्स वाई हम लिख दें तो इसके पास जो एक्स आया है वो किससे आया? मदर से आया. तो इसमें क्या हुआ? स्मॉल सी. तो दोनों ही कैसे हो गए? कलर ब्लाइंड. द फीमेल हु मैरिड is color blind and the man to whom she married is also color blind. तो दोनों कलर ब्लाइंड है. अब हम देख लेते हैं कि प्रोजेनीज में कलर ब्लाइंडनेस कितने में है. मैं हमने लिख दिए गैमीट यहाँ पे एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी एंड वाई. ठीक है, इधर ऊपर फीमेल के, नीचे मेल के. अभी देखें आप, ये फीमेल कैसी हो गई? कलर ब्लाइंड. ये फीमेल कैसी हो गई? कलर ब्लाइंड. मेल कैसा हो गया? कलर ब्लाइंड. ये मेल कैसा हो गया? कलर ब्लाइंड. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे प्रोजेनीज जो हैं कलर ब्लाइंड है, तो आंसर विल बी 100%. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
The recombination frequency between the gene A and C is 5%, B and C is 15%, B and D is 9%, A and B is 20%, C and D is 24%, A and D is 29%. What will be the sequence of the gene on a linear chromosome? सबसे पहले क्या करो, अगर आपको सीक्वेंस पूछा गया है तो पहले ये देखो फारदेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में दिया है. सबसे दूर दिया है डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड डी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में देखेंगे ए एंड डी का सीक्वेंस कहां पर है. ए पहले आएगा, डी लास्ट में आएगा. पहले ऑप्शन में डी से शुरू करा है तो ये गलत हो गया. दूसरे ऑप्शन में ए बी सी डी लिखा है तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं. तीसरे ऑप्शन में ए सी बी डी लिखा है, इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं. ठीक है, चौथा ऑप्शन है ए डी बी सी. ठीक, तो ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होना है ए डी के बीच में, तो ये भी हमारा गलत हो गया. ठीक है, अब देखेंगे हम कि हमारे सबसे लीस्ट डिस्टेंस किसमें. सबसे लीस्ट डिस्टेंस अगर देखा जाए 5% किसमें है, ए और सी में. तो ए के सबसे करीब कौन सा होगा, सी होगा. ठीक है, तो सी. देन आपका क्या बचा, बी बचा. ओके, मैं परसेंटेज लिख के और समझा दे रहा हूं आपको. ए और सी के बीच में कितना परसेंटेज है, 5%. ए और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 29%. ऑलराइट, अब सी और बी के बीच में कितना हो गया, 15%. ठीक है, एंड बी एंड डी के बीच में कितना है, 9%. अगर इन तीनों को कैलकुलेट करें और 29 बैठ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है. 15, 5, 20 एंड 9, 29 करेक्ट हो गया. तो करेक्ट क्या हुआ, 29%. तो हमारा सीक्वेंस क्या आया, ए सी बी डी. हालांकि इसको और तेजी से कर सकते थे, बस समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर फारदेस्ट ले लो फिर द क्लोजेस्ट ले लो, अपने आप जल्दी से आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, इनमें से कौन सा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट ट्रेट. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है. ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया. याद कर लेना बच्चों. ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है आपका मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. ओके, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मसल्स होता है. ठीक है, अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की बात करूं तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में मेरे आते हैं सिकल सेल अनीमिया एज वेल एज थैलेसीमिया एज वेल एज फिनाइल कीटोन यूरिया. ओके, एज वेल एज सिस्टिक फाइब्रोसिस. ये सब के सब मेरे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपका आता है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन. एक्सोटाइप का डिटर्मिनेशन किसमें मिलता है, बर्ड्स में आपको मिलेगा ZZ ZW. ठीक है, ग्रास सुपर में एक्सोटाइप होता है जिसमें से मेल के पास आधे स्पर्म्स में कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता. ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन है ये कि ग्रास सुपर में इंसेक्ट में आपको एक्सोटाइप डिटर्मिनेशन मिलता है. मंकीज और ड्रोसोफिला की अगर मैं बात करूं तो दोनों में X5 टाइप XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिल जाएगा. ओके, तो करेक्ट आंसर मेरा हो गया ग्रास हुपर. ग्रास हुपर में एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. मेंडल स्टडीड 7 pair of contrasting traits in pea plant and proposed the law of inheritance. बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है, 7 characters are examined by Mendel in his experiment on pea plants were seed shape and seed color,
फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। अब क्या पूछ रहा है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं, दोनों ही आपके करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो मैं चला जाता हूं डायरेक्ट आंसर पे, ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। In a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be disease? एक क्रॉस करा गया सिकल सेल एनीमिया के लिए। सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव लिंक डिसऑर्डर, ओके, एंड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज HBA as well as HBS, ठीक, ओके। अब हेल्दी कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई पर्सन हेल्दी है जिसमें उसका 100% आरबीसी जो है नॉर्मल बन रहा है, उसमें क्या होता है, एलील्स आते हैं HBA, ठीक है। और अगर कोई सिकल सेल एनीमिक है, ठीक, सिकल सेल एनीमिक है, उसमें उसके पास एलील होंगे HBS। और अगर कोई हेट्रोजाइगस है यानी कि कैरियर है, ठीक है, कैरियर और हेट्रोजाइगस, उस कंडीशन में एलील आएंगे HBA एंड HBS। अगर मैं सवाल को देखूं, ये कह रहे हैं कि दोनों हेट्रोजाइगस हैं और दोनों को क्रॉस कराया गया है, ठीक है, मेल भी हेट्रोजाइगस है और फीमेल भी हेट्रोजाइगस, तो एलील क्या हो गया, HBA HBS, दोनों का एलील। तो यहां मैं लिख दूं एक HBA और दोनों का दूसरा लिख दूं HBS, यहां मैं लिख दूं HBA और इसका मैं लिख दूं HBS। अब मेरे पास क्या होगा, एक प्रोजेनी बिल्कुल हेल्दी, दूसरी प्रोजेनी हेट्रोजाइगस, तीसरी प्रोजेनी हेट्रोजाइगस, चौथी प्रोजेनी सिकल सेल एनीमिक। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ प्रोजेनी विल बी डिजीज। तो हमारे पास केवल एक, 4 में से एक ऐसा आया जिसको डिजीज थी, तो 4 में से एक कितना परसेंटेज हो गया बेटा, 25%, ठीक है। कैरियर को हम डिजीज नहीं मानते, हेट्रोजाइगस को हम डिजीज नहीं मानते। ओके, दिस क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। Nowadays it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of a cell following by its detection using autoradiography। ये कह रहा है कि आजकल इतना पॉसिबल हो गया है कि जो कैंसर को कॉज करता है म्यूटेटेड जीन, उसको हम रेडियो एक्टिव प्रोब के जरिए हाइब्रिडाइज करा के हम देख सकते हैं यूजिंग ऑटोरेडियोग्राफी। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, ठीक है, क्या चीज है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं बेटा हम। फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। बिल्कुल सही बात, हैज एट द प्रोब हैज, नो कॉम्प्लीमेंट्री आना चाहिए, हैज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, गलत बात है ये। प्रोब के पास, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सीक्वेंस है, यहाँ पर ATGC और ATGC, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। आप प्रोब क्या बनाएंगे इसका, अगर ATGC आपका जीन है, उसका प्रोब क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री TACG। अब आपने क्या करा, इसका प्रोब बना के रख लिया, TACG नाम का एक प्रोब बना लिया, है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, इस रेडियो एक्टिव प्रोब को इसके साथ मैच कराते हैं। अगर इसमें कोई म्यूटेशन नहीं आया तब जाके ये TACG मैच कर जाएगा इतने सीक्वेंस के साथ। अगर यहाँ पर म्यूटेशन आ गया, मान लीजिए T के बदले G आ गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर्स, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली, बिल्कुल भी नहीं। Mutated gene does not appear on a photographic film as probe has no complementary with it। प्रोब के पास कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, इसलिए ये अपीयर भी नहीं करेगा। म्यूटेट होने की वजह से आपने जो प्रोब बनाया था वो नॉर्मल जीन का प्रोब बनाया था, म्यूटेटेड जीन का नहीं बनाया था। जब नॉर्मल जीन का प्रोब बनाएंगे तो वो म्यूटेटेड जीन से कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा।
द प्रोडक्शन of gametes by parents, formation of zygote, the F1 and F2 plant can be understood from the diagram called। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर देने के लिए बच्चों को नीट में। ठीक है, तो जो हम बनाते हैं ये स्क्वायर टाइप का बनाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जो आप गैमीट बना है और उसके बाद आपने जाइगोट बनाया है और जो बने हैं आपके जाइगोट F1 जनरेशन में, वो कैसे हम समझते हैं, वो किससे समझते हैं? नेट स्क्वायर से नहीं बच्चों। आपको पता है, मुझे मालूम है, आपको ये भी पता है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट ने ही दिया था ये चेकर बोर्ड, जिससे कि हम लोग प्रोजेनिस का गैमेट्स के यूज करके जेनेटिक कॉम्बिनेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाय। देखिए म्यूटेशन के लिए आपको 2 तरीके की रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग के उसमें होता है एक्स रेज, गामा रेज एंड बीटा रेज। ठीक है, अब नॉन आयोनाइजिंग में आते हैं यूवी रेज। प्लांट के केस में बच्चों याद रखना कि प्लांट के केस में हम जो रेडिएशन यूज करते हैं फॉर द म्यूटेशन जिससे कॉज होता है, दैट इज गामा रेज। करेक्ट आंसर विल बी गामा रेज। Now the next question is select the correct match। करेक्ट मैच को सेलेक्ट करें। हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं, ये कैसा है? ये एक्स लिंक्ड है। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। phenylketonuria is autosomal dominant? No, it is autosomal recessive. sickle cell anemia is autosomal recessive trait? करेक्ट है, क्रोमोसोम सेकंड से होता है, हालांकि क्रोमोसोम सेकंड उन्होंने एडिशनल डाल दिया। आप नेक्स्ट पे चेक कर सकते हैं। थैलेसीमिया इज नॉट एक्स लिंक्ड, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। सो वी आर गोइंग विद द आंसर सी। सिकल सेल एनीमिया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है दैट ऑकर ऑन द क्रोमोसोम सेकंड। How many true breeding pea plants varieties did Mendel selected as pairs which are similar except in one character with contrasting trait? आपको मालूम है कि मेंडल ने 7 पेयर को लिया था। ठीक है, 7 पेयर को लिया था। ठीक है, अब 7 पेयर में लेने के लिए आपको कितने प्लांट चाहिए? मान लीजिए ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, मान लीजिए स्टेम हाइट है, एक टॉल प्लांट लिया होगा, एक डॉर्फ प्लांट लिया होगा। ठीक, फ्लावर पोजीशन है, एक एक्सियल है, एक टर्मिनल है, तो 2 अलग अलग तरीके के प्लांट लिए होंगे। ठीक है, एक पॉड शेप है, एक इन्फ्लेटेड है, एक आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो जब आप देख सकते हैं कि 7 पेयर लिए, तो इसका मतलब कितने प्लांट लिए होंगे इन्होंने? टोटल 14, क्योंकि एक पेयर के लिए 2 प्लांट लग रहा है। ठीक है, और 7 पेयर के लिए कितने लगेंगे? 14। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 14। Now the question is experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने करा? ठीक है, मेंडल ने तो नहीं करा था, मेंडल ने तो अपने लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। सट्टन ने प्रपोज करा था, बोवेरी ने प्रपोज करा था, मॉर्गन ने इसको प्रूव करा था बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सट्टन एंड बोवेरी प्रपोज इट। ठीक है, Which of the following muscular disorder is inherited? इनमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिट होता है? ठीक है, अब आप देखें इनमें से कौन सा है। पहला ही आंसर आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, बाकी आपके कोई भी इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। Next question is what map unit Centimorgan is adopted in the construction of genetic map? Centimorgan की क्या वैल्यू है जेनेटिक मैप? ठीक है भाई,
देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉसओवर, नहीं दैट इज मॉर्गन, ठीक है। अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन अ क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट इज द राइट आंसर। सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या हुआ कि 1% क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ द स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इन डोमेस्टिक फाउल्स सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन द एग, नो। डोमेस्टिक फाउल में क्या होता है, मेल जो होता है वो होमोगैमेटिक होता है और फीमेल जो होती है हेट्रोगैमेटिक होती है, तो किस पे डिपेंड करेगा, एग पे करेगा, ना कि स्पर्म पे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर, ठीक है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगोमेटिक, दैट इज एक्स वाई, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बाकी का बी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the genetic disorder in which an individual has overall masculine development, gynecomastia and is sterile। देखिए ये डिसऑर्डर होता है, कहलाता है ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। मेल में ये डिसऑर्डर होता है ड्यू टू एडिशनल कॉपी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सो द क्रोमोसोम बिकम XXY, ओके। अब XXY होने की वजह से इनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गायनेकोमैशिया, एंड दिस पर्सन इज इंस्ट्राइल बट द ओवरऑल डेवलपमेंट इज मैस्कुलिन। मेल्स में ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम टोटल नंबर हो जाते हैं बेटा 47, ठीक है। तो आंसर करेक्ट हो गया हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ओके। In antirrhinum, or you can call it snapdragon, antirrhinum में या फिर snapdragon में a red flower was crossed with white flower and in F generation pink flower were obtained, ठीक है। When pink flowers were self, the F2 generation showed white, red and pink flower, choose the incorrect statement, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है 1:2:1 का रेशियो आया था ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो पिंक फ्लावर इन F1 ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमने पहली बात कही है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। रेशियो क्या था 1:2:1, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये बात गलत है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, हर जगह इस्तेमाल या अप्लाई होगा। At the time of gamete formation, allele will segregate, है ना, and they will be recovered in F2 generation as such, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस ने को फॉलो करा, डोमिनेंस को नहीं फॉलो करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the pair is wrongly matched? इनमें से कौन सा पेयर wrongly match है। स्टार सिंथेसिस इन P is multiple alleles, नहीं भाई, स्टार सिंथेसिस इन P plant is pleiotropism and also it shows incomplete dominance, ठीक है। बाकी देख लेते हैं एक्सो टाइप ऑफ, ठीक है, ग्रास ऊपर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलील्स का भी होता है, कोडोमिनेंस भी होता है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मॉर्गन लिंकेज, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टार सिंथेसिस इन पी ए मल्टीपल एलील्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल अनीमिया are caused due to a problem in the globulin molecule synthesis. Select the correct statement. थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया आपका ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में प्रॉब्लम की वजह से होता है और इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबुलिन चेन सिंथेसिस। नहीं भाई, सिकल सेल एनीमिया आपका क्वालिटेटिव है, क्योंकि उसमें क्वालिटी बदलती है 6 पोजीशन पे म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है बच्चे, वैलिन आ जाता है। एक क्वालिटी बदली हीमोग्लोबिन मॉन बीटा हीमोग्लोबिन। ठीक है, थैलेसीमिया आपका कैसा है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि इसमें बीटा का या अल्फा हीमोग्लोबिन चेन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाए, तो क्वांटिटी में फर्क पड़ता है। यहाँ पर क्वांटिटी पूरी रहनी है, सिर्फ क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, यहाँ पर क्वांटिटी ही कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, करेक्ट पूछ रहा है ना, थैलेसीमिया इज टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। अगर अल्फा का हुआ है तो वो अल्फा थैलेसीमिया कहलाएगा, बीटा कम बना है तो बीटा थैलेसीमिया कहलाएगा। ठीक है, एंड सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। नहीं भाई, क्वालिटेटिव है, बोथ आर ड्यू टू। ठीक है, ये भी गलत होगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। The genotype of husband and wife are IA, IP and IA and small. Among the blood types of their children, how many different genotype and phenotypes are possible? ठीक है, वाइफ का जीनोटाइप और हस्बैंड का जीनोटाइप दिया है IA और IB, और उसको क्रॉस कराना है हमें IA और स्मॉल आई के साथ। करा दो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्रॉस करा के सारा निकल आएगा आंसर। ये लिखा हमने IA, इसको लिखा IB, इसको लिखा IA और स्मॉल आई। ठीक है, ये हो गया A। ठीक है, ये हो गया IA IB। ठीक है, ये हो गया IA स्मॉल आई और ये हो गया IB स्मॉल। ठीक है, तो अभी आप देखो आपको कितने जीनोटाइप मिले, है ना, कितने जीनोटाइप मिले बेटा, ये एक जीनोटाइप हो गया 1, ये ए बी अलग जीनोटाइप हो गया, पहला ए और ए, दूसरा जीनोटाइप ए बी, तीसरा जीनोटाइप ए आई और चौथा जीनोटाइप बी आई। ठीक है, तो कितने जीनोटाइप मिले, 4। ठीक, फिनोटाइप देख लेते हैं कितने मिले। एक ब्लड ग्रुप हमारा ये कौन सा आया, ए। ये ब्लड ग्रुप हमारा कौन सा है, ए बी। ये ब्लड ग्रुप कौन सा आया, ए। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी। ठीक है, तो कितने ब्लड ग्रुप आए, 1 2 3, 3 फिनोटाइप। ब्लड ग्रुप कितने हैं, 3 फिनोटाइप आए। दिखने में क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 4 जीनोटाइप और 3 फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो आपको दिख रहा है। ठीक है, एक ए ब्लड ग्रुप दिख रहा है, एक बी ब्लड ग्रुप दिख रहा है, और सॉरी 2 ए ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं, एक आपको ए बी ब्लड ग्रुप दिख रहा है, एक आपको बी ब्लड ग्रुप, 3 तरीके के दिख रहे हैं, 4 तरीके के दिख रहे हैं। ठीक है। If a color blind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of son being color blind। ठीक है, सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कलर ब्लाइंड हो जाए। ठीक है, मेल क्या है, कलर ब्लाइंड है, चलो बना देते हैं इसको कलर ब्लाइंड। कैसे बनाएंगे, मेल के XY लिखेंगे और X पे क्या कर देंगे, स्मॉल सी, हो गया कलर ब्लाइंड। फीमेल नॉर्मल है, यानी कि इस पे हमारे कैपिटल सी कर दो या कुछ भी मत लिखो तब भी ठीक चल जाएगा। ठीक, अब ये बताओ कि मेल में एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, 0 हो गया ऑटोमेटिकली। स्मॉल सी वाई, कैपिटल सी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल सी देन स्मॉल सी देन कैपिटल सी वाई, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी वाई। कितने सन आए, इस पे कैपिटल सी आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनअफेक्टेड है। वाई अनअफेक्टेड है क्योंकि कलर ब्लाइंड क्या है, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो 0% आपके अफेक्टेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन ऑन। टेलर ने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, ये समझाने के लिए या बताने के लिए, प्रूव करने के लिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मोड क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। पहला ऑप्शन है विसिया बाबा, यही करेक्ट है ना। तो ट्राइटिएटेड थायमिडिन का यूज करा था फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड द करेक्ट आंसर इज विसिया बाबा। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम करा था
मॉर्गन ने, हालांकि उन्होंने कुछ प्रूव नहीं करा था, सेमी कंजर्वेटिव मोड। इकोलाई पे हालांकि काम करा था वो मिसेल्सन और स्टॉल ने करा था, और इसका कोई पता नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंटेड द अफेक्टेड इंडिविजुअल। चलिए, जो भरे हुए सिंबल हैं वो अफेक्टेड, आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री। ठीक, आइडेंटिफाई करना है गिवन पेडिग्री। पहले देखो, कोई भी पेडिग्री आइडेंटिफाई करने से पहले एक लाइन हमेशा देख लो, ऑल द अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट्स और नॉट। जितने भी आपको अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग दिख रहे हैं, क्या इनके अफेक्टेड पेरेंट हैं या नहीं है? तो हम नीचे से चलेंगे, ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, इनके अफेक्टेड पेरेंट नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया नो। जैसे ही हमें नो मिला तो हमने क्या कहा, ये डिजीज रिसेसिव। ठीक, अब रिसेसिव में हमारे पास दो तरीके की रिसेसिव होंगी, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव एज वेल एज ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हम कैसे पहचानेंगे कि डिजीज इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव? हम देखेंगे ऑल द अफेक्टेड फीमेल, all affected female have affected father and their son or their all son are also affected। बस इतना देखना है, ये लाइन देखनी है कि जितनी आपको अफेक्टेड फीमेल दिख रही हैं, क्या उनके अफेक्टेड फादर हैं, और अगर इनके अफेक्टेड फादर हैं तो ये भी देखो कि इनके बेटे भी सारे अफेक्टेड हैं। ठीक है भाई, हम देख लेते हैं, यस और नो में आंसर आएगा, मैं बता दूंगा क्या आपको करना है। ठीक, ये फीमेल अफेक्टेड है, इसका फादर अफेक्टेड है। ठीक, इसके एक बेटी है एक बेटा है, पर बेटा अनअफेक्टेड है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई, अगेन नो। जैसे ही ये कंडीशन नो होगी, डिजीज बन जाएगी ऑटोमेटिकली ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती तो डिजीज हो जाती एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। ऑलराइट, अगेन दिस क्वेश्चन, a pleiotropic gene, a pleiotropic gene options is a gene involved during Pliocene, no. Next option is controls a trait only in combination with another gene, no, it will not behave like this, control multiple traits in an individual। ठीक है, करेक्ट आंसर है। प्लियोट्रोपिक जीन वही जीन होता है जो कि मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है इन एन इंडिविजुअल। इसके एग्जाम्पल हैं आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, represented below is an inheritance pattern of the certain type of traits in humans. Which one of the following condition should be an example of this pattern? ठीक है, यहाँ एक पैटर्न दिया है, देखो पैटर्न क्या कर रहा है, मदर से किसको जा रहा है, सन को जा रहा है, फादर से किसको जा रहा है, डॉटर को जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्रोमोसोम इस्तेमाल हो रहे हैं कौन से, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक, सेक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज वो, या इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड। तो मैं एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि भाई फादर से जा रहा है डॉटर में, फादर से एक्स क्रोमोसोम जाएगा डॉटर में। ठीक है, मदर से सन में जा रहा है, मदर से क्या जाएगा, सन में, एक्स क्रोमोसोम जाएगा। तो ये डिजीज कैसी हो गई, एक्स रिलेटेड हो गई। अब जरा देखते हैं, और सिकल सेल एनीमिया नहीं भाई, ऑटोसोमल है। हीमोफीलिया करेक्ट आंसर है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो ये हीमोफीलिया हो सकता है। थैलेसीमिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, फिनाइलकीटोन्यूरिया ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका हीमोफीलिया। ऑलराइट बच्चों, दैट्स आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की क्वेश्चंस की। और इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू हैव अ सेशन विद अस प्लीज click on the link given below, and if you want to solve these kind of problems you can download the app, and the link of the app is given right below this video. Okay, till then keep practicing, bye bye, take care.